विद्यार्थियों, बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के जो विद्वान हैं उन्होंने अपने विभिन्न विचार राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में बताए हैं। जैसे गिलक्राइस्ट ने कहा है कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, न ही इतिहास से हम सहायता ले सकते हैं, इसलिए राज्य की उत्पत्ति के बारे में विद्वान कल्पना का सहारा लेते हैं। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में समझौतावादी सिद्धांत है, उसके बारे में भी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। समझौतावादी सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हॉब्स, लॉक, रूसो के बारे में कल हम अध्ययन कर चुके हैं। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में मार्क्सवादी सिद्धांत क्या कहता है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। राज्य की उत्पत्ति का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है, मार्क्सवादी सिद्धांत कार्ल मार्क्स और उसके सहयोगी एंजल्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया सिद्धांत है। इसके अलावा स्टालिन है, लेनिन है, माओ है, ग्रामसी है, इन्होंने भी इस सिद्धांत का प्रचार प्रसार, इस सिद्धांत में सहमति दिखाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का आधार आर्थिक मानता है। वो ये कहते हैं कि वर्ग संघर्ष के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई है। यदि हम इनके सिद्धांतों को देखें तो मार्क्स ने ये बताया है कि पहले आदिम साम्यवादी अवस्था थी, और जब आदिम साम्यवादी अवस्था थी तो उस समय राज्य नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि सभी की स्थिति लगभग समान थी, न कोई बड़ा था, छोटा था, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था, तब राज्य नहीं था। धीरे धीरे राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? साम्यवादी अवस्था के बाद दास युग के अंतर्गत मानव सभ्यता का प्रवेश हुआ, और जब दास युग के अंतर्गत मानव सभ्यता आई तो दास युग के अंतर्गत एक तरफ मालिक थे, एक तरफ दास थे। चूंकि मालिकों की जो संख्या थी वो बहुत कम थी, मालिकों की संख्या कम होने के कारण उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता हुई, और सुरक्षा की चिंता होने के कारण ही, क्योंकि दास बहुसंख्या में थे, मालिक अल्पसंख्या में थे, तो उनकी सुरक्षा की चिंता होने के कारण ही उन्होंने अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया, और स्वयं की सुरक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया। दूसरे वर्ग का शोषण करने के लिए भी राज्य रूपी संस्था का निर्माण किया। जेल है, कानून है, न्यायालय है, सेना है। मार्क्स ये मानता है कि ये सभी आधार दासों का शोषण करने के लिए ही बनाए गए थे, या कह सकते हैं अल्पसंख्यक वर्ग, बहुसंख्यक वर्ग का, सर्वहारा वर्ग का शोषण करने के लिए बनाए गए थे। यानी कि राज्य की उत्पत्ति का जो मूल आधार मार्क्स मानता है वो ये मानता है कि वर्ग विभेद के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई। एक वर्ग दूसरे वर्ग के ऊपर अपना शोषण को उचित ठहरा सके, इसलिए राज्य की उत्पत्ति की गई। जैसे लेनिन ने भी कहा है कि राज्य वर्ग विभेदों की असाध्यता की उपज और अभिव्यक्ति है। राज्य के द्वारा जो वर्ग विभेद है उसको और ज्यादा बनाए रखा जाता है, न कि उसे कम किया जाता है। तो ये राज्य को सज्जीवन के लिए या नैतिक या कल्याणकारी संस्था नहीं मानते, बल्कि राज्य एक ऐसी अस्वाभाविक संस्था है जिसे कि शोषक वर्ग ने शोषित वर्ग का शोषण करने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा मार्क्स ये कहता है कि राज्य के द्वारा मार्क्स ने, एंजल्स ने, जो इनकी पुस्तकें हैं, साम्यवादी घोषणा पत्र, पूंजी, राज्य और क्रांति, इन सब में उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में इसी प्रकार के सिद्धांतों का वर्णन किया है। राज्य के अंतर्गत वो ये मानते हैं कि राज्य और शासन दोनों शोषण के यंत्र हैं। वो ये कहते हैं कि चाहे पुलिस है, चाहे न्यायालय है, चाहे जेल है, चाहे सेना है, सभी का उद्देश्य शोषित वर्ग का शोषण करना ही होता है। और ये जो अल्पसंख्यक वर्ग है, मार्क्स ये मानता है दास युग के बाद जैसे सामंती युग आया, सामंती अवस्था आई,
इतिहास की आर्थिक व्याख्या में वो सामंती अवस्था मानते हैं। तो सामंतों ने भी किसानों के ऊपर शोषण किया। उसके बाद वर्तमान समय की जो अवस्था है उसे पूंजीवादी युग के अंतर्गत वो मानते हैं। मार्क्स ये कहता है कि वर्तमान समय की हम व्यवस्था देखें तो वर्तमान समय की व्यवस्था भी सर्वहारा वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान, इन सब का शोषण करने के लिए ही है। वो ये मानते हैं कि भले ही लोकतंत्र को स्थापित किया गया है, लेकिन लोकतंत्र भी मात्र एक दिखावे की वस्तु है और उस शासन व्यवस्था के द्वारा सिर्फ शोषित वर्ग का शोषण ही किया जाता है। तो मार्क्स ये मानता है कि राज्य एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। वो ये मानते हैं कि वर्तमान समय में भी यदि ये देखे तो कानून व्यवस्था किसके ऊपर निर्धारित है? जो पूंजीपति वर्ग है उन्हीं की संपत्ति की रक्षा के लिए ही कानून बनाए जाते हैं और जो पूंजीपति वर्ग है उन्हीं की सुरक्षा के लिए ही न्यायालय, पुलिस, सेना इत्यादि कार्य करती है। तो इन सब के माध्यम से जो पूंजीपति वर्ग है वो सर्वहारा वर्ग का यहाँ पे मतलब जो मजदूर वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, आर्थिक दृष्टि से उनसे उसका मतलब है सर्वहारा वर्ग की शोषण का ये यंत्र है। तो ये मानते हैं, लेकिन वो ये मानते हैं कि पूंजीपति वर्ग के बाद, पूंजीपति वर्ग या पूंजीपति अवस्था के बाद सर्वहारा वर्ग में एक जागृति उत्पन्न होगी और सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत जब जागृति उत्पन्न होगी तो वो अपने अधिकारों के लिए सचेत हो जाएंगे और जब वो अपने अधिकारों के लिए सचेत होंगे तो पूंजीवादी जो अवस्था है उसका विनाश होगा और पूंजीवादी अवस्था के विनाश के बाद सर्वहारा वर्ग का जो तानाशाही है, सर्वहारा वर्ग की जो तानाशाही है वो स्थापित होगी। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित जो होगी उसमें राज्य, चूंकि राज्य शोषण का यंत्र है तो सर्वहारा वर्ग यानी कि जो आर्थिक दृष्टि से निम्न वर्ग है, मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, इनकी तानाशाही के अंतर्गत राज्य एकदम से विलुप्त नहीं होगा। वो ये मानते हैं कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही में राज्य पूंजी, अब जो राज्य है वो सर्वहारा वर्ग के लिए कार्य करेगा। अब राज्य का प्रयोग पूंजीपतियों के विनाश के लिए, पूंजीपतियों का अंश और वंश खत्म करने के लिए किया जाएगा। यानी कि राज्य थोड़े समय के लिए खत्म नहीं होगा जब सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित होगी, बल्कि थोड़े समय राज्य रहेगा। लेकिन जब पूंजीपतियों का, पूंजीपति वर्ग का, पूंजीपति अवस्था का, पूंजी का जो व्यक्तिगत पूंजी है उसका जब पूर्ण रूप से विनाश हो जाएगा तब राज्य के अंतर्गत जब कोई ऊंचा, कोई निम्न, कोई अमीर, कोई गरीब, जब इस तरह के कोई भी वर्ग नहीं रहेंगे तो मार्क्स ये कहता है कि जब वर्ग नहीं रहेंगे तब राज्य की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि फिर एक ही वर्ग हो जाएगा और तब वो अवस्था साम्यवादी अवस्था कहलाएगी। तो अंतरिम काल में मार्क्स ये मानता है कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित होगी और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, सर्वहारा वर्ग की जो तानाशाही है उसके अंतर्गत जो राज्य की भूमिका सर्वहारा वर्ग के सहयोग के लिए रहेगी। इससे पहले सर्वहारा वर्ग की तानाशाही से पहले जो राज्य की भूमिका थी वो शोषण के यंत्र के रूप में थी, लेकिन अब सर्वहारा वर्ग की भूमिका, इसके राज्य की भूमिका सर्वहारा वर्ग के सहयोग के लिए रहेगी। सर्वहारा वर्ग की जो तानाशाही होगी उसके अंतर्गत जो राज्य की भूमिका होगी उसके बारे में एक विस्तृत योजना मार्क्स अपने साम्यवादी घोषणा पत्र में बताते हैं। वो ये कहते हैं कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के अंतर्गत जब कुछ समय के लिए राज्य रहेगा तो राज्य की जो भूमिका रहेगी वो इस तरह की रहेगी कि जैसे वो जो राज्य की भूमिका रहेगी कि इसके अंतर्गत जो आयकर है, आयकर की जो स्लैब है वो जैसे जैसे आय
होगी उसके अनुसार आयकर बढ़ता रहेगा। उत्तराधिकार के अंतर्गत जो प्राप्त संपत्ति है, उत्तराधिकार में जो संपत्ति प्राप्त होती है उसको पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाएगा। भूमि के ऊपर भूमि का संपत्ति के रूप में जो उपयोग है वो खत्म हो जाएगा। भूमि के ऊपर लगान राज्य के द्वारा लिया जाएगा, लेकिन उस लगान का जो खर्च है उसका उपयोग सार्वजनिक हित में किया जाएगा। सभी व्यक्तियों के लिए कार्य करना अनिवार्य होगा। सभी व्यक्ति इसके अंतर्गत कार्य करेंगे। कृषि क्षेत्र को उद्योग धंधों से जोड़ दिया जाएगा ताकि गांव और शहर के अंतर्गत जो विभेद की स्थिति है कि गांव अलग है, गांव से जैसे मजदूर के रूप में, किसान के रूप में जो लोगों का पलायन है वो रुकेगा यदि कृषि को और उद्योग धंधों को आपस में जोड़ दिया जाए। मार्क्स ये भी कहता है कि राज्य के अंतर्गत ऐसी भूमि भी है जो कि बंजर रखी हुई है, बंजर पड़ी हुई है, तो ऐसी भूमि के ऊपर राज्य के द्वारा एक विस्तृत योजना बनाई जाएगी और उस विस्तृत योजना के अंतर्गत ऐसी भूमि उपजाऊ बने, इस प्रकार की व्यवस्था होगी। सभी व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको प्राप्त होगा, और जो व्यक्ति कार्य करने में सक्षम नहीं है उनके द्वारा राज्य के द्वारा व्यवस्था की जाएगी। जो भी भगोड़े हैं, विद्रोही है, ऐसे सब लोगों की संपत्ति को राज्य के द्वारा हड़प कर लिया जाएगा। इसके अलावा मार्क्स ये भी कहते हैं डाक है, तार है, रेलवे है, बैंक है, मुद्रा है, इन सब के ऊपर राज्य का पूर्ण रूप से अधिकार होगा। जो बच्चे हैं जो कारखानों में कार्य करते हैं, फैक्ट्रियों में कार्य करते हैं, उन बच्चों के लिए निःशुल्क सार्वजनिक पाठशालाओं में अध्ययन की सुविधाएं राज्य के द्वारा प्रदान की जाएगी और जो पढ़ाई है उसको भी उद्योग धंधों से जोड़ दिया जाएगा ताकि राज्य की इस प्रकार की भूमिका के बाद जो सर्वहारा वर्ग का तानाशाही स्थापित होगी वो कुछ समय रहेगी। उसके बाद जब सब जगह समानता की स्थिति हो जाएगी, समानता स्थापित हो जाएगी, तब मार्क्स ये कहता है कि तब राज्य विलुप्त हो जाएगा और एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन, तब राज्य की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि राज्य तभी अस्तित्व में रहता है जब वर्ग है। एक वर्ग दूसरे वर्ग के ऊपर शोषण करने का कार्य करता है, इसीलिए राज्य अस्तित्व में बना हुआ है। जब वर्ग नहीं रहेंगे, चारों ओर समानता की स्थिति होगी, वर्ग नहीं रहेंगे तो राज्य की भूमिका खत्म हो जाएगी, राज्य विलुप्त हो जाएगा। यहाँ तक कहा गया कि राज्य संग्रहालयों में रखे जाने वाली वस्तु बनकर रह जाएगा। वैसे वर्ग विहीन समाज की स्थापना को वो साम्यवादी शासन कहता है, साम्यवादी अवस्था कहता है, जो कि छठी अवस्था, पहली साम्यवादी अवस्था, आदिम साम्यवादी अवस्था, दूसरी दास अवस्था, तीसरी सामंती अवस्था, चौथी पूंजीवादी अवस्था, पांचवी सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवादी या तानाशाही अवस्था, छठी वापस से साम्यवादी अवस्था स्थापित हो जाएगी और तब राज्य विलुप्त हो जाएगा। यानी कि मार्क्स का ये कहना है कि राज्य स्वाभाविक और निरंतर चलने वाली संस्था नहीं है, बल्कि स्वार्थ के कारण जो इसका अस्तित्व में आई थी और स्वार्थ खत्म होने के बाद राज्य की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, न कोई लड़ाई होगी, न कोई झगड़ा होगा, चारों ओर समानता की स्थिति होगी, तो थोड़े समय के बाद राज्य भी विलुप्त हो जाएगा। मार्क्स अपने राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लिए मार्क्स राष्ट्रवाद का भी विरोध करता है और अंतर्राष्ट्रीयवाद का समर्थन करता है। मार्क्स ये कहते हैं कि दुनिया के जो मजदूर हैं उन सब की जो परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, दुख है, वो एक जैसे ही हैं, इसलिए मजदूरों का, किसानों का कोई भी राष्ट्र नहीं होता है। इसीलिए उसने नारा दिया था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे लिए खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सारा विश्व पड़ा है। इसलिए वो राष्ट्रवाद वो
किसी भी राष्ट्र से संबंधित किसी भी मजदूर को, किसी भी किसान को नहीं मानता है। वो ये मानते हैं, अंतरराष्ट्रीयवाद का समर्थन करता है। तो मार्क्स की राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में आज हमने ये विचार पढ़े। तो मार्क्स का राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख आधार वर्ग विभेद को मानता है, और वो ये मानता है कि वर्ग विभेद के कारण ही राज्य अस्तित्व में आया है, और वर्ग विभेद खत्म होते ही राज्य भी खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।